बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज। मैं हूं आपके साथ मशल बुखारी। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इम्तियाज कुलसा। नाज़रीन, IPPs यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, जिनके हवाले से आए रोज खबरें जो हैं वो गर्दिश करती रहती हैं और हुकूमत और IPPs के दरमियान कभी अदायगियों का मामला, कभी अदम अदायगी के मसाइल, इसके अलावा जो गैर मामूली मुनाफाखोरी है उसके हवाले से बात होती है, कैपेसिटी चार्जेस की मद में। और इसका अल्टीमेटली जो बोझ है वो हुकूमत पर तो पड़ता ही है, लेकिन जो सारे यानी अवाम है उनके ऊपर सबसे ज्यादा इसका बोझ जो है वो पड़ता है। और आज हम प्रोग्राम में इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे और जायजा लेंगे कि क्या जो नाजायज मुनाफाखोरी है या नाजायज तौर पर जो कमाया गया अरबों रुपया है, क्या उसकी वापसी मुमकिन है। और इसी हवाले से एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमें ज्वाइन किया है सेनेटर नुमान वजीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। IPPs के हवाले से एक तहकीकाती कमेटी के सरबराह भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया नुमान वजीर साहब आपके वक्त के लिए। नुमान वजीर साहब, सबसे जो इम्पोर्टेंट और बुनियादी सवाल है जो जहन में आता है वो ये है कि जो गैर मामूली मुनाफाखोरी है उसकी बुनियादी वजूहात हैं क्या आखिर IPPs की जो गैर मामूली मुनाफाखोरी है। देखिए, मैं आपको एक सादे तरीके से समझाना चाहता हूँ कि IPPs लगाए गए एक ऐसी मिसाल है कि जैसे आप एक गाड़ी किराए पर लेते हैं, उसको कहते हैं मैं गाड़ी का किराया आपको इतना दूंगा डेली, और इसके आने जाने का, इस्लामाबाद से लाहौर आने जाने का, इसके पेट्रोल का खर्चा इतना दूंगा। तो जब इनका टैरिफ डिटर्मिन हो रहा था, यानी रेट डिटर्मिन हो रहा था कि आप कितने की बिजली बेचेंगे पाकिस्तान को, तो उन्होंने कहा कि जी मैं जो इस पर जो पेट्रोल का खर्चा जो है ना, मेरा 15 किलोमीटर एक लीटर में नहीं, उन्होंने कहा जी मेरा तो आता है सर 5 किलोमीटर गाड़ी चलती है एक लीटर के अंदर, यानी बिजली का मेरा बनाने का खर्चा 200 ग्राम तेल नहीं इस्तेमाल होता है और मेरा होता है 300 ग्राम होता है। इस तरह ज्यादा उन्होंने ओवर बता दिया कि जी हमारा खर्चा इतना ज्यादा आता है। तो नेफ्रा ने उस वक्त देखते हुए जो उन्होंने जो फिगर्स दिए उसके मुताबिक एक रेट दिया उनको। उस रेट में ये तेल यानी एनर्जी कॉस्ट आता है, उस रेट में ये भी था कि मेरे इतने जब मेरा गाड़ी स्पेयर्स वगैरह चीजें इस्तेमाल करूंगा तो वो इतने मेरा खर्चा होगा। उसमें ये भी था कि मेरा इसके अंदर इतने लोग मैं लगाऊंगा। वो सारा कैलकुलेट करके एक रेट दे दिया गया। अच्छा, वो रेट तो दे दिया। अब उसके बाद चाहिए था कि नेफ्रा उसको हर साल चेक करता कि उसके मुताबिक वो उतनी चीजें कर भी रहे नहीं कर रहे। अब हमारी सेनेट कमेटी ने जब चेक किया तो उसमें पता चला कि ओवर द लास्ट 7-8 ईयर्स उसके अंदर जो उसने टैरिफ डिटर्मिनेशन रेट लगाते वक्त जब उसको रेट जो दिया था उसका वो चीजें वैसे हो ही नहीं, क्योंकि उसकी बैलेंस शीट के अंदर जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास बैलेंस शीट सबमिटेड है सरकार के पास, उसके अंदर जो खर्चा आना चाहिए था वो खर्चा वैसा नहीं है। तो उसको फिर हमने इसको चैलेंज किया कि भाई आपने जो बोला था ये कुछ और बोला था, यहाँ पिछले 8 सालों का रिकॉर्ड कुछ और है, तो आपने इंटेंशनली हुकूमत को मिसलीड किया और हुडविंग किया और आपने गलत रेट लेकर करते रहे और अभी तक आपने इसको ठीक नहीं किया। तो ये हुआ है बेसिकली, और इसकी वजह से ओवरऑल आवाम को एक महंगी बिजली मिलने शुरू हो गई जो अभी तक वैसे चल रही और अभी तक ठीक नहीं हुई। अच्छा नुमान साहब, उसमें आपकी जो रिपोर्ट है तहकीकाती रिपोर्ट, उसमें काफ़ी निशानदेही की गई थी उमूर की। उसमें कैपेसिटी चार्ज भी है, हीट रेट्स भी हैं, पे बैक उसमें पीरियड था, उसके अलावा फाइनेंशियल जो कॉस्टिंग थी। तो ऐसे लगता है कि गोरख धंधा है आदाद शुमार का, जिसकी बुनियाद पे ये कंपनियां न सिर्फ हुकूमत को बल्कि ओगरा को भी हुडविंग कर रही थी, जो आपने भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया। तो आम लोगों को मालूम नहीं है कि कैपेसिटी चार्ज क्या होता है, और कैपेसिटी चार्ज की जो ये मद रखी गई थी IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स में, क्या ये मुनासिब थी? देखिए, मैं आपको इम्तियाज साहब पहले बोलूं कि ये इतना एक कॉम्प्लेक्स इशू है। मैं आपको शायद पता हो या नहीं हो, मैं एक एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ और मतलब मैं पिछले 40 साल से इंजीनियरिंग सेक्टर को देख रहा हूँ, साथ ही साथ एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, सेनेटर भी हूँ। मैं बैलेंस शीट को भी समझता हूँ। जब आप बैलेंस शीट, तो इसको समझने के लिए आपको पाकिस्तान में गिनती के थोड़े बहुत लोग मिलेंगे जो बैलेंस शीट को भी समझे, फाइनेंशियल को भी समझे और इंजीनियरिंग को भी समझे, और फिर एक कंक्लूजन पहुंचे कि ये क्या हुआ। तो इनके साथ जब हमने इंटरेक्शन किया तो इनको पहली दफा लगा, ये पहली रिपोर्ट है जो सरकारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो आइडेंटिफाई करता है कि IPPs ने इसमें किस तरह कपड़े कहाँ किए हैं। ये पहली रिपोर्ट है विच इज स्पीकिंग डिसीजन, जो आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ कहाँ तुमने गलत काम किया, किस तरह किया। एक मेजर चीज इसके अंदर क्या नजर आती है कि आपको जो उस वक्त की हुकूमत थी, PMLN की हुकूमत थी, उस वक्त इन्होंने कहा कि जी हम आपको रुपयों के अंदर 100 रुपए लगाएंगे तो हम साल का 15 रुपए देंगे।
اس کے 1 سال بعد انہوں نے اس کو چینج کر دیا اور اس کو کہتے ہیں نہیں ہم روپیوں میں نہیں آپ کو ڈالر میں دیں گے. تو ڈالر میں دینا تو ڈالر میں دنیا بھر کا اس وقت روپیوں میں ریٹ چل رہا تھا 15% منافع چل رہا تھا, ڈالر کا اس وقت منافع چل رہا تھا 2%. لیکن انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ڈالر میں دیں گے اور 15% دیں گے. تو سب سے زیادہ ظلم تو اس حکومت نے اس ECC نے کیا جب اس نے یہ فیصلہ کیا. ایک تو یہ بات. دوسری آپ بات کرتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ کی. کیپیسٹی پیمنٹ یہ جیسے میں نے شروع گاڑی کا مثال دی کہ گاڑی خرید کر آپ نے کھڑی کی ہوئی ہے, اس کو چلائیں یا نہ چلائیں آپ نے دن کا کرایہ دینا ہے. اس کے اندر انہوں نے یہ کیا, انہوں نے سارا شو کیا کہ جی ہمارا جو گاڑی تھی ₹1,00,000 کی تننے کے یہ 3 لاکھ کی گاڑی ہے. مثال میں آپ کو دیتا ہوں, اب ہمارے 9H بکی ایک پاور پلانٹ لگا ہے, یہ PMLN کی حکومت نہیں لگا تھا, بکی لگا ہے جس کے اندر 9H اسٹیم ٹربائن گیس ٹربائن لگی ہوئی ہے. اس کا خرچہ ہے $4,36,000 پر میگا واٹ. اور اسی اسنا میں ایک اور لگا جس کا خرچہ آیا ہے $1,100 پر میگا واٹ, یعنی ڈبل سے بھی زیادہ. اب وہ $1,100 والے کی جو خرچ آپ نے جو پاور اسٹیشن لگایا اس پر کرایہ اسی حساب سے ڈیلی کرایا جاتا ہے. تو یہ جب ہم چلائیں یا نہ چلائیں اسی حساب سے ہمیں کرایہ زیادہ دینا پڑ جاتا ہے. تو ابھی کیا ہو رہا ہے آج کل, مثلا ابھی آپ نے پیچھے ہماری حکومت نے 33,000 میگا واٹ کے کارخانے لگائے ہیں. آپ کو پتہ ہے سردیوں میں کتنے کارخانے چل رہے ہوتے ہیں 33,000 میں 7,000 میگا واٹ کے. باقی جتنے جو ہیں آپ کے یہ 20 آلموسٹ 20,000 آپ کو 20 سے 23 25,000 ان 25,000 میگا واٹ کے کارخانوں کا آپ کرایہ دے رہے ہوتے ہیں. وہ کرایہ دے رہے وہ سارے عوام پر پڑتا ہے, عوام کا بجلی کا بل زیادہ ہو جاتا ہے. تو کیا ہمارا موضوع یہ تھا, ٹھیک تھا, ڈیسیجن تھا کہ ہم نے ابھی بھی آج کیا پوزیشن ہے آپ کو بتاؤ. آج ہمارے 33,000 کے لگے بہت لوڈ چل رہا ہے پاکستان کے اندر. آج آپ کو پتا ہے چل رہا تھا 22,500 میگا واٹ اور آپ نے لگے ہوئے 33,000 کے. آج بھی آپ 11,000 میگا واٹ کے کارخانوں کو کرایہ دے رہے تھے, کیپیسٹی چارجز دے رہے تھے, وہ چل نہیں رہے, ان کو کرایہ دے رہے سارے سال کرایہ. یہ کیا فیصلے تھے, یہ کیا پالیسی تھی؟ مطلب یہ تو کوئی آدمی تھوڑے کامن سینس والا بھی عام ہمارے پٹھان لوگ جو ہوتے ہیں نا سادے کیلکولیشن کرنے, وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا تم نے کیا. تو یہ کیپیسٹی چارج وہ ہے جو بند کارخانے پڑے ہوئے اس کو پھر بھی آپ کیپیسٹی چارج دے رہے, اس کو سارا ان ریٹرن وہ جو ہمارے گھروں میں بجلی آ رہی ہے اس میں کیپیسٹی چارج کا فیکٹر ڈلا ہوا ہے. آپ کو اگر ₹15 کا یونٹ مل رہا ہے اس کے ₹4-5 تو کیپیسٹی ہے. کیپیسٹی یہ نہ ہوتی یہ ریٹ کم ہو جاتا ہے. یہ آپ کا ریٹ میں آپ بتاؤں آپ کا یہ ریٹ کافی کم ہو سکتا ہے اگر ان IPPs کے ساتھ ہم ٹھیک طرح بیٹھ کر نیگوشیٹ کریں. محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بات یہ کہ آپ نے جھوٹ بولا, جب ٹیرف ڈٹرمنر ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے جھوٹ بولا, آپ نے دھوکہ دینے کی کوشش کی حکومت کو, اور اس وقت نیپرا میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ آپ کی باتوں میں آگے کوئی غلط انٹینشن نہیں, میں ان کو نہیں بلیم کرتا. اس وقت یہ نیا چیز شروع ہوئی تھی, ان کو آپ نے دھوکہ کیا اور یہ غلط رہ گیا. تو یہ اگر آپ نے دھوکہ کیا اس وقت غلط ہے, یہ کرمنل کیس اس کو کہتے ہیں, یہ کرائم ہے. تو کرائم کے اگینسٹ آپ نیگوشیٹ نہیں کرتے, کرائم کے اگینسٹ آپ FIR پولیس اور فائل کرتے ہیں اور ان کو جیل بھجواتے ہیں ان لوگوں کو. یہ چیز ہونی چاہیے. لیکن نعمان صاحب اس میں آپ جو بات کر رہے ہیں وہ تو بالکل کانٹریکٹس کے ایک لحاظ سے مطابق جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ بظاہر کانٹریکٹس کے مطابق ہے. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمیں جھکنا نہیں چاہیے, ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں اس پہ نظر ثانی کی گنجائش ہے؟ کیونکہ عام طور پہ پہلے ہی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کی فضا خراب ہے. ان لوگوں نے تمام بڑی کمپنیوں نے زیادہ تر جو سیٹ آف لیٹیگیشن ہے وہ پاکستان سے باہر رکھی ہوئی ہے, اور اگر پاکستان نے ابھی ان کے ساتھ زبردستی اس پہ نظر ثانی کی کوشش کی تو پھر ایک بار پاکستان کی بدنامی ہو سکتی ہے, پھر پاکستان کو انٹرنیشنل آربیٹریشن میں لے جایا جا سکتا ہے. دیکھیے میرا اسٹینڈ پوائنٹ بالکل فرق ہے. میں آج ہمارے ایڈوائزر صاحب سے بھی شہزاد قاسم صاحب سے صبح بات کر رہا تھا, میں کوئی ری نیگوشیٹ نہیں کہتا, کچھ نہیں. جو آپ نے لکھا ہے اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کروانا چاہتا ہوں. میں کوئی نہیں چاہتا یا آپ یا ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کوئی نہیں جانا چاہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے ایگریمنٹ میں لکھا تھا, جس میں لکھا تھا روپیے میں ملے گا, ڈالر میں نہیں ملے گا. انیشل کانٹریکٹ میں وہ آپ کو روپیے میں ملے گا. اور آپ نے چونکہ آپ نے کرائم کمٹ کیا ہے, یہ کرمنل کیس ہے, یہ ری نیگوشیشن نہیں ہے. کوئی ہم اس کی منت ریکویسٹ نہیں کرتے آپ ہمارے مہربانی کریں, یہ چیزیں نہیں ہے. نیب نے اسے نیب والوں نے ان کو بلایا, انہوں نے کہا جی آپ مہربانی کر ریٹ کر. کیا مہربانی, کوئی مہربانی نہیں. آپ نے جو ایگریمنٹ کیا ہے اس کے مطابق میں امپلیمنٹ کروں گا.
आपने एग्रीमेंट में शुरू में झूठ बोला, आपने एक फिगर गलत दी हमें, उसकी वजह से आपको गलत रेट मिला और आप पिछले 8 सालों से उसका फायदा उठाते रहे। ये IPP वाले सारे मुझे मिलते हैं, ये खुद कहते हैं कि जी हमने तो 1.5 साल में अपने पैसे पूरे किए हुए, यही उन्होंने बताया सारी बातें मुझे। लेकिन इसके बाद आपको चाहिए कोई रीनेगोशिएट नहीं। इम्तियाज साहब, द एग्रीमेंट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट, ये मैं चाहता हूँ उसके अंदर। तो ये बताइए कि जो सर्कुलर डेट है, बार बार ये गर्दिशी कर्जे की बात आती है, अब बताया जा रहा है कि 2200 अरब तक ये पहुंच गया है, तो इससे कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है? मुमकिन है मौजूदा हालात के तहत? देखिए, मैं आपको बताऊं इम्तियाज साहब, मसला ये है कि आपको हेड ऑन लेना है इशू को। मैं इंजीनियरिंग टेक्निकल साइड भी देखा है, इनके अंदर टेक्निकल साइड इनकी लॉस वॉस कोई खास नहीं है, जैसे दुनिया भर में होते वही लॉस है। सिर्फ कहीं कहीं इनकी जो कंडक्टर अंडर साइज लगा हुआ और कहीं कहीं इनमें कैपेसिटर्स लगाना होता है पावर फैक्टर ठीक कर करंट को कम करने के लिए, कि लॉसेस कम करने के लिए, वो उसे 2-3% फर्क पड़ जाएगा। जो बकाया जाता है लॉसेस जो है ना 20% जाता है, ये सब चोरी है। जब तक आप चोरी ठीक नहीं करेंगे उस वक्त ये आपका सर्कुलर डेट ठीक नहीं हो सकता। आप कुछ स्मार्ट मीटर लगा, क्या आप कहते हैं 12 अरब रुपए के स्मार्ट मीटर खरीदना चाहते थे, वो आदमी कुंडा लगा रहा है ऊपर। मीटर आपके घर में लगे, वो तो बाहर ऊपर छत के ऊपर तारों में डायरेक्ट कुंडा लगा रहा है, उसको मीटर क्या कर देगा? आप कोई मीटर लगाए, वो पकड़ ही नहीं सकते इस चीज को। सो आपने करना क्या है, ये हमारे वापदा के इशू नहीं है, डिस्कोस के इशू नहीं है, ये हमारे सारे पाकिस्तान में हर महकमे का इशू है कि प्रोफेशनलिज्म लैक करती है, डिजायर और विल टू इम्प्रूव थिंग्स 99% लोगों में नहीं है, 1% लोगों में शायद हो गया। होना क्या चाहिए जी कि आपने इसको, जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर चुंगी सिस्टम चलता था पहले, बहुत पहले ऑक्ट्रा उसको कहते थे, वो ऑक्ट्रा पहले सरकार के पास था, कोई रेवेन्यू नहीं आता था। गॉड ब्लेस हाजी बारो साहब, हमारे यहाँ KPK के बिजनेसमैन थे, उन्होंने पहले साल लिया 10 गुना ज्यादा कर दिया, रिकवरी ज्यादा कर दी उन्होंने। आपने बिलिंग और रिसोर्सेज जितने भी हैं, ये कलेक्शन ऑफ पैसा, ये इसको आउटसोर्स कर देना है फीडर वाइज आउटसोर्स कर देंगे तो फिर वो आदमी जिसको आप देते कॉन्ट्रैक्ट देते वो चलता है, वो उसको चलाएगा, वो रिकवरी करेगा। एम्प्लॉय आपने वापदा को कोई फर्क नहीं करना, सारी अपनी जगह बैठ रहे, सब तनख्वाहें ले। कुछ होंगे जो काम भी कर रहे हो, कुछ स्टील मिल की तरह काम कुछ नहीं करेंगे, 3 साल से घर में बैठे, अरबों रुपए आपके मेरे टैक्स पेयर के चले जाएंगे। ये होने दे, ठीक है, अनफॉर्चुनेट बात है, सियासी लोग भी भर्ती किए हुए, सब टीम में लेन देन भी किया, पीपल्स पार्टी में नहीं किया, PTI बेचारी तो नई आई है, उसको तो हम तो कुछ हमारा तो कुछ है ही नहीं, हम तो वी आर सेनेटर MNA, हमारे पास कुछ इख्तियार ही नहीं है, हम आपको ना फेवर कर सकते हैं ना आपसे ज्यादा कर सकते हैं, मेरिट की बात कर सकते हैं। नुमान रज़ी साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है IPPs को, अगर इतना ही आसान था तो फिर नेपरा जो है वो सारिफीन और हुकूमत के जो तहफ़्फ़ुज़ात है उसको, उसका मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो क्यों नहीं कर पाया अब तक, और अगर नहीं कर पाया तो अब उसके किरदार को कैसे बेहतर किया जा सकता है? देखिए, ये नेपरा ने तो एक टैरिफ डिटरमिन कर दिया। नेपरा में भी आपको, जैसे मैंने कहा, आपको हर महकमे में हमारे वो प्रोफेशनलिज्म इतना नहीं है। नेपरा में आपके मेंबर्स आ जाते हैं हर सूबे से, हर उनकी जो है ना उसके अंदर भी कुछ होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, उसको समझना चाहिए, टैरिफ डिटर्मिनेशन का तरीका समझना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे आ जाते हैं जिनका कोई ताल्लुक ही वापदा से नहीं होता है, वो क्या समझेंगे इन चीजों के ऊपर, जो स्टाफ नीचे वो भी। तो नेपरा इस पर काम, बेशक जो उनके पुराने लड़के कुछ हैं, यंग बॉयज भी कुछ हैं जो समझते हैं इन चीजों पर। नेपरा उनके चेयरमैन तौसीफ साहब आए, वो भी अब समझना, बाहर से आए, अभी आहिस्ता आहिस्ता समझ गए चीजें, पाकिस्तान में इतने रहे नहीं, अब वो समझ गए। नेपरा कैन डू इट, लेकिन हमारा सेनेट कमेटी कैन, मिनिस्ट्री कैन डू इट, लेकिन मिनिस्ट्री को ये जो मैं आपको कहता है नेगोशिएशन करने से आप मसले में पड़ जाएंगे, आपको इंटरनेशनल कोर्ट में कोई ले जाएगा। आपने बताना है आपने ये गलती की है, और फिर उसके बाद यू ऑलवेज नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। पहले आपको बता देते उनको कि तुम्हारे में ये कोताही है, फिर वो सही तरह बात करते हैं। अभी तो वो धड़ल्ले से फिर रहे कि हमसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट क्या करना होता है? आपने कोई चीज ही गलत किया, आपने क्राइम कमिट किया, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमसे रिक्वेस्ट करेंगे, हमसे निगोशिएट करें, फिर हम आपसे बात करेंगे इसको रेट को कम करना। सो वी हैव टू रियली स्ट्रॉन्ग आर्म से इनसे बात करनी चाहिए जो नजर नहीं आती। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान वज़ीर साहब आपके वक्त के लिए। इम्तियाज गुल साहब, इसमें जो अब सबसे इम्पोर्टेंट और जो हतमी चीज है वो तो ये है कि जिम्मेदारियों का तयन हो गया है बड़ी अच्छे तरीके से। पता है कि जिन लोगों ने बदनीयती का मुजाहिरा किया मुआहदे के दौरान, अब उनको सामने लेके आए, उनके खिलाफ कार्रवाई। देखें, काश कि इतना आसान होता। ये तो हम इतने दिनों से बातचीत यही कर रहे हैं, कभी शुगर स्कैंडल सामने आ जाते, कभी अभी जो IPPs की रिपोर्ट थी बड़ी आई ओपनिंग थी, और इसमें इन्होंने
بالکل بڑا پوائنٹڈلی جو نقائص تھے آئی پی پیز کی پالیسی کے، جو نجی بجلی گھر جس طرح آپریٹ کر رہے ہیں اس پالیسی کی انہوں نے نشاندہی بھی کی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو بیوروکریسی کے نیپرا کے اوگرا کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ان کمپنیوں کے ساتھ مل جاتے ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ جب بھی جو مانیٹرنگ کے ریگولیٹری ادارے جو ہیں، چاہے نیپرا ہے، اوگرا ہے، پیپرا ہے، یہ جب کوئی کام بھی کرنا چاہتے ہیں، ان کمپنیوں کے خلاف کوئی قدم بھی اٹھانا چاہتے ہیں، یہ کمپنیاں پہنچ جاتی ہیں عدالت، وہاں سے اسٹے آرڈر لے لیتی ہیں. اور بدقسمتی سے یہ ملک اس وجہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے معاملات میں عدالتیں اسٹے آرڈر دے دیتی ہیں، کیونکہ جب سینٹ کی رپورٹ میں جو فائنڈنگز تھی انہوں نے یہ تعین کیا تھا کہ 5 کمپنیاں ہیں، اس میں نشاط چونیا، اٹک، لبرٹی، ایٹلس، کہ انہوں نے اوور چارجنگ کی ہے بائی 39 بلین روپیز، یعنی 39 ارب روپے سینٹ کی کمیٹی کی فائنڈنگز کے مطابق انہوں نے زیادہ چارج کیا ہے، اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ یہ ان سے واپس لیا جائے. اور اسی سلسلے میں نیپرا ان سے پہلے ہی ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ چلے گئے عدالت میں. تو اس میں میرا خیال ہے بڑا ضروری ہے عدالتوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر وہ ہر انتظامی معاملے میں، جبکہ آلریڈی ایک ریگولیٹر موجود ہے، اس اختیار پہ انفرنج کرے اور اس میں جا کے اس کو روکنے کی کوشش کرے، اس تعزیری جو کارروائی ہے، وہ پھر میرا خیال ہے کہ امپروومنٹ کی بجائے معاملات ادھر کے ادھر رہ جاتے، سال لگ جاتے ہیں، معاملات ختم نہیں ہو پاتے، اور نقصان کس کا ہوتا ہے؟ ریاست پاکستان کا اور عوام کا. اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی پی پیز کے معاملے میں بھی گزشتہ اتنے برسوں سے یہ معاملہ سامنے آتا ہے، اس کے اوپر کمیٹیوں پہ کمیٹیاں بنتی ہیں لیکن ریزالو نہیں ہوتا. ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت کی جو سنجیدگی اس وقت نظر آ رہی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ کچھ نہ کچھ حتمی جو ہے وہ پیش رفت ہوگی اور یہ معاملہ ریزالو ہوگا. ایک بریک لینا ناظرین، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے بھارت اور چین کے درمیان جو اس وقت مشرقی لداخ میں جو تنازع چل رہا ہے وہ اصل میں تنازع ہے کیا، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، اسی پر بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. کورونا وائرس سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ اپنے ہاتھ صابن اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک دن میں کئی بار دھوئیے. اپنے ہاتھ باقاعدگی سے الکوہل والے سینیٹائزر یا محلول سے صاف کیجیے. کسی بھی چھینکنے یا کھانسنے والے شخص سے کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ رکھیے. اپنے منہ اور ناک کو چھینکتے یا کھانستے وقت ڈھانپنے کے لیے اپنا بازو یا ٹشو استعمال کیجیے. بعد میں ٹشو کو فوراً ضائع کر دیجیے. اگر طبیعت خراب ہو تو گھر تک محدود رہیے. بخار، خشک کھانسی یا سانس کی تکلیف کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں. اپنی مقامی صحت کی اتھارٹی کی ہدایات پر سختی سے عمل کیجیے. کورونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے.
शेर दिल मसीहाओ, सी रहे हो सब खाओ, तुम हमारे मोहसिन हो। जानलेवा दुश्मन से लड़ रहे हो तुम तन्हा, रात हो भले दिन हो, तुम हमारे मोहसिन हो। शेर दिल मसीहाओ, भूल कर तुम अपने गम और दुख अजीजों के, पास हो मरीजों के। तुम हमारे चारागर, दर्द की दवा हो तुम, खौफ की शिफा हो तुम, अमन की क़बा हो तुम, चैन की रिदा हो तुम। हम दुआएं करते हैं तुम बहुत जज़ा पाओ, शेर दिल मसीहाओ। सर पे तुम कफन बांधे लड़ रहे हो सबकी जंग, और सब महाजों में सबसे आगे तुम ही हो। तोप है न कोई तीर, लड़ रहे हो बेशमशीर, तुम हमारा लश्कर हो, तुम निशान हैदर हो। रब करे लड़ाई में कामयाब हो जाओ, शेर दिल मसीहाओ। देश के जवां बेटो, जोश कम न होने दो, सारे दर्दमंदों को, सब खुदा के बंदों को दर्द की दवा बांटो, कौम को न रोने दो। तुम हमारे हीरो हो, आने वाली नस्लें सब तुमको याद रखेंगी। इश्क के निसाबों में, देश की किताबों में आएगा तुम्हारा नाम, क्योंकि तुमने हम सब की जिंदगी बचाई थी। मौत के दहाने से, रात के फसाने से रोशनी दिखाई थी। ताबत जज़ा पाओ, शेर दिल मसीहाओ, शेर दिल मसीहाओ। वेलकम बैक। नाज़रीन, इस वक्त भारत और चीन के दरमियान मशरकी लद्दाख के इलाके जो वादी गुलवान में जो तनाज़ा चल रहा है, इसके हवाले से पूरी दुनिया में चहमगोइयां हो रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की जो हालिया रिपोर्ट है उसके मुताबिक इस मामले को बड़ा संजीदा बताया गया है, यहाँ तक कि इसमें दोनों ममालिक जो हैं वो इस मामले की वजह से जंग की तरफ भी जा सकते हैं। ये मामला शुरू कहाँ से हुआ और इसकी बुनियादी जो वजूहात हैं वो क्या है, आज हम इसी पर बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर अरशद अब्बासी साहब, जो कि आबी और बिजली के उमूर के माहिर हैं और चीनी हुकूमत की इन उमूर पर मुशावरत भी करते रहे हैं। बहुत शुक्रिया अरशद अब्बासी साहब आपके वक्त के लिए। अरशद अब्बासी साहब, लोगों के जानने के लिए मैं ये चाहूंगी कि इसका जो जरा थोड़ा सा पस मंजर है चीन और भारत के इस तनाज़े का, जरा आप काइंडली उसके ऊपर रोशनी डालें, फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया जी कि मेरी को मुशावरत का काम बिल्कुल था चाइना पे, जो ट्रांस बाउंड्री जितने भी रिवर थी, मिकाम था, ब्रह्मपुत्रा, सुतलेज, इन सब पे वो समझते थे कि शायद मैं कुछ जानता हूँ, इसलिए मैं ऑन बोर्ड हुआ था। लेकिन साथ साथ एक और चीज थी, चूंकि ये बड़ा फुल टाइम असाइनमेंट थी, तो ये जो बॉर्डर के जो डिस्प्यूट थे, ये पता चला कि ये किसी भी जगह बॉर्डर अभी डिफाइन नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान इंडिया का एक डिफाइंड बाउंड्री है सियालकोट से एक रन ऑफ कच्छ तक, तो इस तरह वहां नहीं है, बल्कि ये कुछ ब्रिटिशर दौर में कुछ वन साइडेड डिमार्केशन हुई थी, जिसको गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने कभी नहीं माना था। अच्छा, स्पेशली लद्दाख में मैं बात कहूंगा कि जिसकी लैंग्वेज भी तिब्बतन है, जिसकी कल्चर हर चीज बेसिकली चाइनीज है, ये 1876 में कुछ एनेक्स कर दिया था सिखों ने कश्मीर में टाइमिंग थोड़े दिनों के लिए। तो ये एक ऑनली आर्गुमेंट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कि जी देखें हमने ये हमारा हिस्सा है। लेकिन अभी ये जो डिस्प्यूट शुरू हुआ है, ये डिस्प्यूट की रीजन ये है
کہ انڈیا نے ایک बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी 1962 में, जब पहला एक इनकी फाइट हुई थी तो इंडिया को एहसास हुआ कि हमारी तो एक्सेसिबिलिटी नहीं है ये बॉर्डर एरिया में, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। इस ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया कि सिक्किम से लेके अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक रोड्स बनानी शुरू की। ये जो इशू अभी लद्दाख वेस्ट मश्रकी लद्दाख में आपने कहा, ये रोड है दुर्बत, श्योक और दौलत रोड, दौलत नगर रोड। ये रोड 20 साल बनते इसको हो गए थे और ये एक्सेसिबिलिटी है इसके मशरकी लद्दाख मशरकी स्काई चिन तक। ये रोड बनाई है श्योक रिवर के साथ साथ बनी है और अभी जब ये कंप्लीशन के नजदीक हुई है और बिल्कुल वो एक पहुंच गए हैं, एक पॉइंट है जिसे कहते हैं दौलत, यहां तक पहुंची तो फिर इंडिया चाइनीज ने एक पॉइंट उठाया कि भाई दौलत बेग तो हमारा एरिया है, आप यहां तक कैसे आ गए, क्योंकि वहां एरिया काफी फ्लैट था। एक बात, दूसरी, मैं चूंकि जब ये सिक्किम में भी ये एक इशू हुआ था तो मैं भी इनके साथ थोड़ा सा बड़ा फैक्टरिंग माहौल था, एक इन्वॉल्व हुआ था। एक बात मैं बता दूं, बेशक न्यूयॉर्क टाइम्स या अमेरिका जितना मर्जी प्रवोक करे, ये चाइना इंडिया की फुल स्केल के ऊपर लड़ाई नहीं होगी। उसकी वजह कि उस वक्त चाइनीज ने कहा कि हम कभी भी अपने कस्टमर से नहीं लड़ते, ये उनका कस्टमर है। तकरीबन 80 बिलियन की एनुअल ट्रेड होती है, वो ट्रेड के साथ ये लड़ेंगे नहीं, अलबत्ता अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी वहां रखेंगे कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को आप कंसोलिडेट नहीं करेंगे, आपको बैठना पड़ेगा। और जहां तक उनका एरिया एक्सटेंड होता है, जहां तक उनका कल्चर है, तिब्बतन लैंग्वेज बोली जाती है, देखिए वहां पे मुस्लिम भी है लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट है, यानी ये पार्ट हिस्टोरिकली तिब्बत का हिस्सा था। ये एनेक्स करने की जो कोशिश है, ये कोशिश चलेगी नहीं, इंटरनेशनली भी इसको कोई ज्यादा एक इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी। जब कभी केस चला गया इंटरनेशनल कोर्ट फॉर, आप ये कहना चाह रहे हैं अरशद के चीन को तशवीश हुई उस इंफ्रास्ट्रक्चर से, दौलत बेग या फुक्ची जो एयर बेसेस हैं और ये सड़क बनने से, कि खुद बराह रास्त हो सकते कि चीन के असर से ये इलाका निकल जाए और उसके मफादात, सिक्योरिटी मफादात को कोई इज्जत पहुंचे, इसकी वजह से चीन को तशवीश हुई। इम्तियाज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, पहले 2 दिन का जर्नी होता था इस पॉइंट तक जहां पे इनकी 4-5 एयर स्ट्रिप्स हैं और जहां पे दौलत बेग इनकी लास्ट पोस्ट है, अब वो रिड्यूस होकर 6 घंटे पे हो। अब जो एक एंगल जहां पे मेरी आपकी डिस्कशन हुई थी कि हम आज ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं, हमारा पाकिस्तान का स्टेक क्या है, कि क्या हम खामोश हम यहाँ पे तमाशाई बनेंगे और देखेंगे कि लड़ाई होगी और कितना खुश होंगे कि चाइना इंडिया को मार रहा है। देखिए ऐसा नहीं होगा। ये वो कहते हैं ना, हाथियों की लड़ाई में नुकसान किसका होता है, घास का होता है। आज मैं आपको बता दूं, ये जो रोड बनी है ले से जिसे कहते हैं दुर्बत, श्योक, दौलत बेग, ये रोड बनी है श्योक रिवर के अलोंग, जिसे गलवान एंड पे गलवान रिवर भी आ जाता है। देखिए ये श्योक रिवर है, इसमें ये जो 2/3 रोड है, ये इवन रिवर बड को एलिवेट करके बनाएगी। अच्छा, आपने चूंकि दरिया की बात कर रहे हैं, ये बताइए कि अब दरियाओं का चूंकि आपने बड़ी स्टडी की हुई है, तो इस तमाम मामले की पाकिस्तान के लिए क्या इम्प्लीकेशंस है, क्या मुज़मिरात हैं? मैं जी आपने बड़ा सही सवाल उठाया कि असल नुकसान पाकिस्तान को ही हुआ है और हो रहा है। उसकी वजह क्या है? श्योक तो मेजर ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, और इंडस रिवर हमारा तरबेला, इसके ऊपर एक ही हमारा डैम है और वो है तरबेला डैम, जिसकी ओरिजिनल कैपेसिटी थी 11 मिलियन एक्यूबिक फीट और ये अब रह गई है 7 मिलियन एक्यूबिक फीट। और किसी भी जो बंदा जो इंजीनियर है बेसिक से पूछे भाई डैम की लाइफ क्या होती है, वो कहेगा सिल्ट। ये जो रोड बनी है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है लद्दाख में, प्लस इंक्लूडिंग ये रोड, ये हैवी सिल्ट पाकिस्तान में आप समझें कि डायरेक्टली आपके तरबेला डैम में आई। अब आप खुद सोचें कि हम कोई नया डैम बना सकते हैं, बड़ी मुश्किल से हमने एक डैम शुरू किया है, बादशाह डैम, फिर अगर बादशाह डैम भी शुरू किया, ये सिल्ट वहां भी आएगी। हमें ये केस बजाय कि हम ये खामोश तमाशाई बने कि देखें कितनी मार पड़ती है, हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में या
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बिहार द इंडस वाटर ट्रीटी उठाना चाहिए। ऐसे ही जैसे 2 साल पहले निकारागुआ और कोस्टारिका में केस हुआ, वो तो बड़ा छोटा सा केस था, ट्रांस मांड्री रिवर के ऊपर कोई तकरीबन आप कह सकते हैं कि कोई 200 दरख्त कट के का हमारा पानी सारा आपने गदला कर दिया, ये सिल्ट आ रही है और नीचे हमारा पानी पीने खराब होगा। हमें ये आवाज फौरी तौर पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑलरेडी सेट हो गई है कि जनाब ये इंडिया को कहें कि एक कतरा, एक सिल्ट का एक दाना, एक सिल्ट जिसे कहते हैं रेत और मिट्टी, ये नहीं आनी चाहिए पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। हमें क्लीन वाटर मिलना चाहिए। वो इसलिए कि जब मैं मुशीर था चाइना का, तो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर एक छोटा सा डाइवर्जन रोड की डाइवर्जेंस की इंडियन मीडिया ने, इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया में एक प्रोवोक किया, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट की, पूरी दुनिया में एक लॉन्च की, एक कैंपेन लॉन्च की कि देखें जी ये ब्रह्मपुत्र रिवर के पर पता नहीं चाइना क्या बना दिया। हालांकि वो कुछ भी नहीं था, वो तो बेसिकली एक हार्डली 500 मीटर की रोड थी। ये तो 240 किलोमीटर लंबी रोड कंप्लीट भी होगी। अच्छा, ये तो हो गई। अरशद साहब ये बताइए कि अभी इसमें इस तमाम मामले में पाकिस्तान के लिए पैगाम क्या है? व्हाट इज द टेक अवे फॉर पाकिस्तान? क्या करना चाहिए पाकिस्तान को मुस्तकबिल में? चूंकि आपने डैम्स की तरफ इशारा किया कि डैम्स की कैपेसिटी अब कम हो गई है, वहाँ रेत मिट्टी ज्यादा भर गई है, तो उसमें पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए? को जैसे आपने कहा रेत मिट्टी से हमारा तरबेला डैम दायरा के भर गया, जिसकी कैपेसिटी 40% कम हो गई है। ये कोई मामूली बात नहीं है। हमें फौरी तौर के ऊपर इंटरनेशनल फोरम के ऊपर यूनाइटेड नेशन और उसका जो ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यहाँ पे केस फाइल करना चाहिए, जिस तरह कोस्टारिका ने किया कि जी हमें डैमेज पे करें। ये जो डैमेज हमारा हुआ है, जैसे उन्होंने डैमेज क्लेम किया और उनको $24 मिलियन मिले हैं, हमें ये जितनी भी डैमेज यहाँ पे सिल्टेशन हुई है, एक इसका ट्रैक रिकॉर्ड लगा के क्वांटम करके ये, और ये इंडियन गवर्नमेंट को भी पता है, वहां इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट ने भी आवाज उठाई कि भाई पाकिस्तान में सिल्ट जा रही है, क्या आपने पाकिस्तान से पूछा था जब ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं? क्योंकि ये बताइए जब ये पेरिस डिक्लेरेशन हुआ था, जिसे मोदी साहब नवाज थे, उसमें एक केस ये भी इशू हुआ था कि ट्रांस बाउंड्री EIA होगी, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होगी। ये जो रोड बनी है जो मशरकी लद्दाख में जा रही है, क्या इसका हमसे इन्होंने EIA करवाया? यानी आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान को पहले ही सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया अरशद अब्बासी साहब आपके वक्त के लिए। इम्तियाज गुल साहब, एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने उठाया कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए सारी सूरत हाल में, और दूसरा जो उन्होंने कहा ना कि चाइना जो है वो नहीं करेगा कुछ, चाइना करे या ना करे, भारत में इतनी हिम्मत कहाँ है, क्योंकि जो धाक बिठा चुका है चाइना पहले ही, तो मेरा नहीं ख्याल कि भारत जो है वो इतनी जुर्रत करेगा कि किसी जंग में। देखिए वहाँ पे जंग का कोई फायदा भी नहीं है, दोनों एक दूसरे के बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स भी हैं। मालूम नहीं हमारे यहाँ एकदम जंग की तरफ क्यों ध्यान चला जाता है। चीनी बड़े सब्र के साथ तमाम मामलात का बड़ा कदम फूंक के सोच समझ के कदम उठाते हैं, तो जाहिर है मगरबी जरा इब्लाग थोड़ा सा उसको अलार्मिस्ट अंदाज में बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। कभी जंग शायद नहीं होगी दोनों मुल्कों के दरमियान, लेकिन असल जो बात है जो अरशद अब्बासी साहब ने मसला उठाया कि पाकिस्तान को अपने जो पानी के ज़खायर हैं उनको महफूज रखने के लिए, उससे जुड़े हुए अपने इक़्तिसादी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हमें पेशबंदी करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि इस तरह बागलियार के मामले में हुआ था, जब उन्होंने वहाँ पे अपने स्पिलवेज बना दिए, डैम बना दिया दरियाए नीलम पे, तो पाकिस्तान ने बाद में केस उठाया। उस वक्त तक तो भारत और बागलियार डैम बना चुका था। तो इस जरूरी ये है कि पाकिस्तान वक्त पे बल्कि कबल अज वक्त एक्शन ले, ताकि पाकिस्तान की तरफ जो दरिया आ रहे हैं, खासतौर पर दरियाए सिंध जो कि इंतहाई अहम जरिया है पानी का और बिजली पैदा करने का पाकिस्तान के लिए, उसमें कोई उसके पानी में कोई रुकावट ना आए। इसी तरह अब दरिया नीलम पे भी चूंकि नीलम झेलम हाइड्रो पावर जो बना है, उस पे भी पानी के बहाव को जारी रखने के लिए पाकिस्तान को मुस्तकिलन
पेशबंदी के तौर पे प्रोएक्टिवली इस पे काम करना पड़ेगा। उसी सूरत में हम अपने दरियाओं को और दरियाओं से जुड़े अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। नाज़रीन, ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान टाइमली एक्शन ले और इस पर सोचे कि दोनों ममालिक जो हमसाया ममालिक हैं और सारी सूरत हाल में पाकिस्तान जाहिर है कि इसका पाकिस्तान के ऊपर असर जो है वो पड़ रहा है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। तो गुज़श्ता रोज़ जो शेखुपुरा के नज़दीक मुसाफिर ट्रेन का हादसा हुआ, मुसाफिर ट्रेन और बस के दरमियान वैन के दरमियान तसादुम हुआ, 22 अफराद इसमें जाँ बहक हुए। ये ट्रेन के हादसा गुज़श्ता 2 साल के दौरान 7 ऐसे हौलनाक हादसा हो चुके हैं और न सिर्फ ट्रेन के हादसा बल्कि जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो भी, उनका भी तनासुब जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसी पर हम बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया। शेखुपुरा के नजदीक मुसाफिर ट्रेन और बस के दरमियान तसादुम हुआ जिसके नतीजे में 22 कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हुई। और जो इत्तलात हैं, जो तफसीलात हैं, उसके मुताबिक कराची से लाहौर जाने वाली ये शाह हुसैन एक्सप्रेस थी। एक मुसाफिर हाई रूफ कोस्टर से जो है ये टकराई और ये हादसा बगैर फाटक वाली रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर पेश आया, यानी वहां पर फाटक मौजूद नहीं था। जबकि एनी शाहिदीन से जब इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू हुई तो उन्होंने ये बताया कि ट्रेन की आमद की वजह से इलाके का जो मरकजी फाटक था वो बंद था, लेकिन उससे आगे थोड़ा सा ही फासले के ऊपर एक कच्चा फाटक, अब ये कच्चा फाटक क्या होता है इसके ऊपर हम किसी एक्सपर्ट से ही पूछ सकते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि कच्चा फाटक था और वहां से 2 वैन पहले चली गई और ये तीसरी वैन थी जो मुसाफिरों से भरी हुई थी और जब ये गुजर रही थी तो तेज रफ्तार ट्रेन जो है वो उसी वक्त पहुंच गई और ये अफसोसनाक हादसा जो है ये पेश आया। गुज़श्ता 2 सालों के दौरान नाज़रीन 7 बहुत ही हौलनाक किस्म के हादसे जो हैं ट्रेन के वो पेश आए हैं और उसमें 2 जो हादसात हैं वो बोगियां डीरेल होने की वजह से पेश आए, यानी बोगियां जो हैं वो रेल से पटड़ी से उतर गई। ये बड़ा कॉमन है जो पाकिस्तान में हादसात की एक वजह है। इसके अलावा मुसाफिर ट्रेन का 2 हादसे ऐसे हुए जो मुसाफिर ट्रेन का कार्गो ट्रेन के साथ तसादुम के नतीजे में जो हादसे हुए वो हैं। इसके अलावा एक हादसा जो है मुसाफिर ट्रेन और स्कूल वैन के तसादुम की वजह से हुआ और ये भी फाटक खुला रह जाने की वजह से हादसा पेश आया। और जी कल का हादसा भी आपने देखा कि ये भी फाटक खुला होने की वजह से पेश आया। इसके अलावा 31 अक्टूबर का बहुत ही अफसोसनाक और बहुत बड़ा हादसा आप सबको याद होगा जो आग लगने की वजह से पेश आया था और उसमें बाद में तफसीलात कुछ ऐसी सामने आई थी कि कुछ चूल्हा जलाने का काम हो रहा था वहां पर और 70 अफराद जो है इसमें लुक्मा अजल बने थे। ये भी ट्रेन का एक इंतहाई पाकिस्तान की तारीख का बहुत ही अफसोसनाक वाकया था। इसके अलावा एक वाकया जो है मुसाफिर ट्रेन और मुसाफिर बस में तसादुम का है और ये भी गालिबन फाटक खुले होने की वजह से ही इस किस्म के वाकयात जो है वो पेश आते हैं। इम्तियाज साहब, ये वजूहात आप जरा इन पे गौर करें तो ये आज से मेरे ख्याल में 100 साल पहले जो मैनुअल तरीका कार था वही आज तक पाकिस्तान में अभी तक वही चल रहा है। फाटक खुला था, फाटक जो है वो बंद नहीं था या वहां पे ग्रीन लाइट या रेड लाइट नहीं थी या झंडी किसी ने लहराई नहीं, ये इस किस्म। अच्छा, फिर बोगियां उतर जाना, तो ये हम अभी तक कितने साल पहले पीछे जो है हम दुनिया से हैं और दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। बस हम खड़े रह गए, आगे नहीं बढ़ सके। हाँ। अब उसमें देखिए जो भी हादसा होता है तकरीबन हर हादसे में ये होता है कि फाटक पे कोई मौजूद नहीं था। हाँ। या फाटक बंद नहीं था। हाँ। हालांकि क्या जमाना है, आप देखिए इस रेलवे की जो इस दिगर को सूरत हाल है कि पुरानी रेलवे लाइन है जो 1947 में बनी थी, मैनेजमेंट का निज़ाम पुराना है, मैनुअल है जैसे आपने भी बताया। ट्रेनें हम नई ट्रेनें शुरू कर देते हैं सियासी बुनियादों पे कि कोई फलां वजीर का फलां हल्का है वहां से ट्रेन शुरू कर दी, वजीर आजम का फलां हल्का है एक ट्रेन शुरू कर दी, बगैर ये सोचे समझे कि इस ट्रेन से आपको कोई फायदा भी होगा या नहीं। सियासी तौर पे शायद फायदा हो सकता है लेकिन उसका अल्टीमेट नुकसान जो है वो आवाम को होता है, क्योंकि जब ट्रेनें खसारे में चलती हैं तो वो खसारा फिर हुकूमत को पूरा करना होता है। हुकूमत कहाँ से पूरा करती है? उन टैक्सों की मदद से जो कि आम लोगों की जेबों से जनरल सेल्स टैक्स और मुख्तलिफ टैक्सों की सूरत में निकलता है। तो अफसोस की बात यह है कि जो भी वजीर आता है, चाहे वो गुज़श्ता वजीर थे, मौजूदा वजीर या उनसे पहले वजीर थे, वो आके बड़े बड़े दावे करते हैं और
آپ نے دیکھا ہے کہ عام طور پہ جو زور ہے وہ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ ٹرینوں پہ، معیار پہ کوئی زور نہیں ہے. یعنی دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ لازمی آپ کو اگر مین پاور نہیں ہے تو ٹریفک سگنل اور پھاٹک جو ہے وہ لازمی بند ہوگا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بغیر پھاٹک کے کوئی ریلوے نہ رہ جائے. کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ اب سمجھ نہیں آتی کہ ریلوے میں ہو کیا رہا ہے. یہ بھی ایک اور کارپوریشن ہے جہاں پہ لوگ بے شمار بھرے ہوئے ہیں اور ہے پورا ڈپارٹمنٹ ابھی بھی خسارے میں ہے، لیکن اس کے باوجود آئے روز ہم نئی ٹرینوں کا سنتے ہیں اور کوئی ماڈرنائزیشن سے اس حد تک کوئی وہ لوگوں کو سنا دیتے ہیں کہ جی ہم نے ایپ کر دیا ہے، آپ اپنا ٹکٹ بک کروا لیں، آن لائن چلے جائیں. شاید ماڈرنائزیشن یا اس کو جدید بنانے کا ان کا تصور بس یہی ہے کہ آپ کمپیوٹر پہ گئے، اپنے موبائل سے آپ نے بکنگ کروا لی، آن لائن ٹکٹ آپ نے خرید لیا. لیکن ان کو سمجھانا پڑے گا کہ خدا کے بندو، انسانی جانیں بھی آپ نے بچانی ہیں، اس کو منافع بخش بھی بنانا ہے. بلا شبہ آپ یہ عوام کی خدمت کے لیے دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ ٹرین کے نظام کو کم سے کم پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ ایک سستا ذریعہ سفر ہے لوگوں کو میسر رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی کوالٹی پہ بھی پھر توجہ دیتے ہیں اور اس میں جو چوری ہوتی ہے، جو اس میں بہت ساری امبیزلمنٹس بھی ہوتی ہیں. پلس سب سے بڑا ہے کہ آپ کا جو ریلوے کو چلانے کا جو ماڈل ہے کیا وہ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہے یا نہیں. تو میرا خیال ہے اس کے لیے ابھی ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اپنے پڑوسی ممالک کی طرف ہی دیکھ لیں تو میرے خیال میں وہاں آپ دیکھیں کہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف وہ چلے گئے ہیں، لیکن ہم ابھی تک جو ہے اس پر سوچ بھی نہیں سکے اور اس کے اوپر کوئی کام شروع نہیں ہو سکا. اچھا، غفلت اور غیر ذمہ داری جو ہے وہ صرف ٹرین حادثات ہی کی وجہ نہیں ہے امتیاز صاحب. جو روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ناظرین، وہ بھی اس کی بھی اسی قسم کی وجوہات ہیں پاکستان کے اندر. وہ بھی کچھ زیادہ صورتحال مختلف نہیں ہیں ٹرین حادثات سے، اور اس کے بھی کچھ فیکٹس اینڈ فگرز جو ہے وہ میرے پاس موجود ہیں جو میں چاہوں گی کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. حکومتی اندازے کے مطابق ہر 5 منٹ کے دوران ایک شخص جو ہے وہ روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا تو جاں بحق ہوتا ہے یا شدید زخمی ہو جاتا ہے. پاکستان میں سالانہ 11,121 کے قریب ٹریفک حادثات جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں اور یہ بہت بڑی تعداد ہے. اور دنیا میں ایک رپورٹ کے مطابق 8واں ملک ہے پاکستان جہاں پر حادثات کی، روڈ ایکسیڈنٹس کی تعداد جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے. اور اس کی جو وجوہات ہیں امتیاز صاحب وہ بڑی افسوسناک ہیں. ایک تو اس میں یہ ہے کہ لائسنس کی فراہمی کے لیے کوئی قواعد و ضوابط نہیں ہے. یہاں پر ایسے لوگوں کو ہم نے گزشتہ دنوں بھی ایک پروگرام میں گفتگو کی تھی کہ ایسے لوگوں کو بھی لائسنس جو ہے وہ جاری کر دیے جاتے ہیں جن کو نظر بھی نہیں آتا. آپ پیسے دیں آپ کو لائسنس مل جائے گا. اور حالانکہ دنیا میں یہ انتہائی مشکل ترین چیز ہوتی ہے کسی کو لائسنس دینا. اس کی بڑی ٹریننگز ہوتی ہیں، پھر بہت سے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور وجہ جو ہے وہ روڈز کی مینٹیننس کا نہ ہونا ہے. نئے روڈ کی تعمیر کے معیار کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، اس میں کس طرح کا مٹیریل لگتا ہے. پھر جو موجودہ سڑکیں ہیں ان کی صورتحال کا کسی قسم کا کوئی جائزہ نہیں لیا جاتا. آپ کو یاد ہوگا جو کلر کہاڑ اسکول بس کا حادثہ ہوا تھا 2011 میں ناظرین، وہ بھلایا نہیں جا سکتا کیونکہ اس میں 35 کے قریب اسکول کے بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بس جو ہے اس کی بریکس فیل ہو گئی تھی اور بعد میں یہ پتہ چلا تھا کہ اس کا جو وہیکل فٹنس سرٹیفکیٹ ہے وہ اس کو جاری نہیں کیا گیا تھا. تو امتیاز صاحب اس پہ بھی ذرا میں چاہوں گی کہ آپ روشنی ڈالیں کہ یہ کیا پاکستان میں کیوں کسی قسم کے قواعد و ضوابط نہیں ہیں، ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. دیکھیے، قواعد و ضوابط موجود ہیں، ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. یعنی جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ آپ کو اگر گھر بیٹھے مل جاتا ہے. کچھ جگہوں پہ شاید اسلام آباد میں ذرا سختی ہے، آپ کو جانا پڑتا ہے وہاں پہ اپنی تصویر بنوانے کے لیے اور ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے. لیکن جنرلی بیسط مجموعی پاکستان کے آپ اکثر علاقوں میں جائیں تو اگر آپ کے اچھے تعلقات ہیں، آپ خود بااثر ہیں، تو ڈرائیونگ لائسنس آپ کو گھر پہ مل جائے گا یا بغیر ٹیسٹ کے مل جائے گا. ویسے تو لوگوں نے ہوائی جہاز چلانے کے لیے بھی لائسنس لیے ہوئے ہیں اس میں کچھ، اور بدقسمتی اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ بیچارے وہ کہتے ہیں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس گیا، اس لیے کہ بہت سارے ایسے پائلٹ ہیں جو کہ باقاعدہ انہوں نے لائسنس حاصل کیے ہوئے ہیں باقاعدہ پروسیس کے ذریعے. اب ان میں سے بھی کئی کے نام آ گئے ہیں جو کہ بدقسمتی ہے. اس معاملے میں شاید تھوڑی سی زیادتی ہو گئی کئی لوگوں کے ساتھ، اور امید یہ کی جانی چاہیے کہ جب جو اسکروٹنی اگر ہو رہی ہے تو وہ صرف اب پائلٹس کی نہ ہو بلکہ پاکستان میں جتنے بھی آمد و رفت کے جو ذرائع ہیں
کہ نہ صرف ان کے لائسنسوں پہ کی اسکروٹنی کی جائے, نظر ثانی کی جائے, بلکہ جو ہمارا روڈ سیفٹی ہے, روڈ سیفٹی کا نظام ہے وہ بھی بہتر بنایا جائے. آپ دیکھیے ہمارے ایون اسلام آباد میں گزشتہ 8-10 برسوں سے ایسے ایسے مقامات سے آپ کو بھی گزرنا پڑتا ہوگا جہاں پہ اس وقت ضرورت تھی کہ ایک فلائی اوور ہوتا, ایک انڈر پاس ہوتا تاکہ ٹریفک چلتی رہے, لیکن باہر سے بھی لوگ آتے ہیں اس پہ, وہ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کے دارالحکومت میں ٹریفک مینجمنٹ سسٹم نہیں ہے, بلکہ آپ کو بھی بعض اوقات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا کہ فان آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک سڑک بند ہو گئی, آپ کو پتہ نہیں چلتا, اور بعد میں آپ کو ایک لمبا چکر لگا کے جانا پڑتا ہے اور وہاں پتہ چلتا ہے کہ جی کوئی جلسہ ہو رہا ہے یہاں پہ. اچھا, بند ہونے کے علاوہ روڈ مینٹیننس جو ہے امتیاز صاحب, وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر وفاقی دارالحکومت میں ایک مسئلہ ہے تو عام شہروں میں, چھوٹے شہروں میں, دیہاتوں میں تو پھر آپ اندازہ لگائیں نا کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہوگی. اچھا, اس میں ایک اور چیز پبلک ٹرانسپورٹ کا بہت کم ہونا یا غیر مناسب ہونا, میرے خیال میں وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے امتیاز صاحب. پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ کتنی زبردست پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے لوگوں کے لیے, لیکن یہاں پر وہ موجود نہیں ہے. دیکھیے وہ تو ابھی پاکستان کے وسائل پہ ہے نا, کہ اور اس سے ہمارے ہاں اس وقت جو اقتصادی صورتحال ہے وہ جب تک بہتر نہیں ہوگی تو ہماری پبلک ٹرانسپورٹ ترجیحات بھی میرے خیال میں شاید نہیں ہے یہ والی. ناظرین, چونکہ پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو رہا ہے, ورنہ یہ سبجیکٹ ایسا ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ یہ عوام کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کے اوپر بہت گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن پروگرام کو مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی کچھ مزید موضوعات کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.